अभी फिलहाल फील्ड में या फिर ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग उसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो अभी सरकार के बारे में मतलब कि बोलने से लोग डर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब कि न्यूज चैनल है जिसने इस्लामाबाद पर ही कब्जा करवा दिया था अभी थोड़े दिन। अब ये देख लीजिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं चौधरी चरण सिंह, हाँ चौधरी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी किसी रैली में कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ बोलता रहे तब तक मैं आपका हूं, जनता को संबोधित करे। हम लोग अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र बनना भी नहीं चाहते। ये बात तो देवदत्त भाई ने भी कही है कि मैं सवाल पूछने चाह रहा था लेकिन सवाल नहीं पूछने दिया। आजकल जो बागी हरियाणवी के नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, तो नोटबंदी हुई तो उन्होंने ना एक आर्टिकल लिखा फ्रंट पेज पे कि नोटबंदी देश के इतिहास पर काला अध्याय, ये हेडलाइन थी। 2016 से 2026 आने को 10 साल हो गए, हमारा अखबार दोबारा चालू नहीं हुआ। मुंह तो खोल, अच्छा, नजर तो मिला, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मुंह तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, कोई हिसाब तो दे। उम्र हाथों से खिलौना छीन लेती है, बढ़ती हुई उम्र हाथों से खिलौना छीन लेती है, और कंधे पर आई जिम्मेदारी सपना छीन लेती है। तो बेंदी साहब, क्या कविता जो है वो समाज को बदल सकती है, या फिर आप बोल सकते हो कि साहित्य समाज को बदल सकता है? साहित्य समाज को बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि अगर आप पुराने रचनाकारों को पढ़े, चाहे अपनेश्वर नाथ रेणु को पढ़े, प्रेमचंद को पढ़े, प्रसाद को पढ़े, पंत है, निराला, महादेव वर्मा, मनु भंडारी, बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़े तो आपको लगेगा कि भाई उस समय की जो परिस्थितियां रही, उन्होंने जो लिखा, तो वो उन्होंने कुछ न कुछ, जैसे पूस की रात है प्रेमचंद की कहानी है, सदगति है प्रेमचंद की कहानी, ये सारी की सारी उस समय की जो परिस्थितियां रही है उसी चीज को लेकर है कि भाई हाँ चेंजमेंट। और हाँ, रही बहुत बड़ी बात तो ये है ना कि जब अंग्रेजी शासन था और प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से एक किताब लिखी सोजे वतन, और वो जब्त कर ली गई, तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरह मतलब अंग्रेजी शासन ने किताबों को भी खतरनाक मान लिया। बहुत सारी उस समय तो बहुत सारा साहित्य था जो मतलब कि अगर पब्लिश करना भी या फिर पढ़ना भी, अपने पास रखना भी एक प्रकार से जो था। मेरा जो अखबार है नवविकसित राष्ट्र निर्माण, उसके लिए उसमें भी मैंने श्रृंखला शुरू की है, साप्ताहिक अखबार जो उसके लिए श्रृंखला शुरू की है जब सुधा साहित्य की। पिछले अंक में मैंने दिए था ये थे समाचार पत्र, जब समाचार पत्र, और क्यों, कौन कौन उनके लेखक रहे, कितनी उनको सजा हुई उस बारे में। तो साहित्य में ये चीज, ये ताकत है कि वो समाज को बदल सकती है, और बड़े बड़े आंदोलन भी शुरू हुए हैं साहित्य से। अभी जैसे इसी चीज को लेकर तो जो भी पिछले 5-6 साल पहले गौरी लंकेश, एक राइटर थी, पत्रकार थी, वो तो उनको इसी कारण तो मारा गया कि वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रही थी। तो नहीं, बहुत सारा देखो आज के टाइम पर अगर कोई, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोककर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग अभी फिलहाल फील्ड में या फिर ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग उसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो अभी सरकार के बारे में मतलब कि बोलने से लोग डर रहे हैं। जब तक सब सवाल या फिर प्रश्न हम लोग सरकार पर नहीं उठाएंगे या फिर सरकार की गलतियां नहीं बताएंगे तो सरकार कैसे सुधार करेगी? मैं भगत सिंह की ना किताब पढ़ रहा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बहुत अच्छी किताब है। उसमें ना पत्रकार का एक वो बताया कि पत्रकार का धर्म क्या है। पत्रकार का मेन काम है सवाल करना, और हमारे जो आज की, मैं नहीं कहना चाह रहा वो शब्द, आज की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, तो लगभग देखो आज के टाइम पर लोकल मीडिया फिर भी मतलब कुछ ना कुछ सच दिखा रही है, लेकिन जो हमारी नेशनल मीडिया वो लगभग ये मानो कि खत्म ही हो चुकी है कि नेशनल जो मीडिया है उसने जो चीजें दिखा रही है खुद का बट्टाधार कर दिया। इसका एक तो बहुत बड़ा मतलब कि न्यूज चैनल है जिसने इस्लामाबाद पर ही कब्जा करवा दिया था अभी थोड़े दिन। अब ये देख लीजिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं चौधरी चरण सिंह, हाँ चौधरी, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी किसी रैली में कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ बोलता रहे तब तक मैं आपका हूं, जनता को संबोधित कर रहे थे कि जब तक मैं आपका हूं, जब तक मीडिया मेरे खिलाफ है। जिस दिन मीडिया मेरे पक्ष में लिखने लग जाए तो समझ लेना मैं आपका नहीं। आज के टाइम पे देखो, अगर कोई भी लोकल पत्रकार या फिर कोई भी इशू उठाते हैं तो मान लो कि कोई यूट्यूबर ही उठा रहा है, आपने बहुत सारे केस भी देखे होंगे, मनीषा कांड मतलब कि हत्याकांड में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो थे उनके ऊपर कार्रवाई की। अब और भी देखो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो
या तो आप ये कह लिए कि उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जनता ही ट्रोल करना शुरू कर देती है। अगर जनता नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर बैन लगा देती है। और सबसे बड़ा तो देखो यूट्यूब पे ये है कि अगर आज के टाइम पर हम लोग बात करें तो यूट्यूबर बहुत मेहनत करके एक यूट्यूब चैनल चलाता है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अभी और उसके बाद क्या है कि देखो सरकार ऐसी पॉलिसी ले आती है कि उसको, अगर उसने सरकार के खिलाफ बोला, उसी को बंद करवा देते हैं, उसकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। पिछले दिनों जब लॉकडाउन से पहले की बात है कि कुछ मतलब पत्रकार और राइटर थे, उनके पास भगत सिंह की कुछ किताबें थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, और पता नहीं लेनिन या कार्ल मार्क्स और लेनिन, इनकी किताबें थी, और उनको ना देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं तो देखो, अभिव्यक्ति की आजादी पर मतलब है आज के समय में। देखो अभिव्यक्ति की यही तो बात है ना कि हम लोग अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र बनना भी नहीं चाहते। क्योंकि देखो लोगों की धारणा भी है कि ये बन गए नहीं। मान लो कि हम, चलो अपने ही गांव का एग्जांपल लेते हैं, अपने गांव में कोई आ गया एमएलए, अगर हम उससे सवाल पूछने के लिए खड़े हो जाए, कोई हमें पूछने देगा ना? ये बात तो देवदत्त भाई ने भी कही है कि मैं सवाल पूछने चाह रहा था लेकिन सवाल नहीं पूछने दिया। आजकल जो बागी हरियाणवी के नाम से, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई सवाल नहीं पूछने दिया। और एक पत्रकार का, एक अध्यापक का और एक स्टूडेंट का, मैं मानता हूँ तीनों का मेन काम यही है कि सवाल करे। अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और बाई चांस स्कूल में कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो उसकी जवाबदेही कौन कर देगा? प्रिंसिपल, चेयरमैन या डायरेक्टर जो कुर्सी पे बैठे हैं वही होंगे जवाबदेही। वही जवाब। मेरे से कौन सवाल पूछेगा भाई, मैं कौन हूँ? तो भाई हम अगर देश के अंदर कुछ गलत होता है या कोई ऐसी बात होती है तो उसका जवाब कुर्सी पे बैठे लोग ही देना। नहीं, आज के टाइम पे एक और जो धारणा है ना लोगों की कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे कांग्रेस को गए अब 11 साल हो चुके हैं। अब तो जो मतलब की सरकार है उसी से पूछा जाएगा ना कि आपने, चलो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ किया होगा। हाँ किया ना, मैं अगर बोलूँ तो धर्म के नाम पर लड़ाया है, और मैंने ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो चलो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन अगर करेंगे शायद हमारा भी यूट्यूब चैनल बंद ही हो जाए। क्योंकि साहित्य, हम साहित्य के कारण यहाँ बैठे कि भाई साहित्य में बात, नहीं साहित्य के अंदर भी है। जैसे कि मैंने आपको, मैं एक सुनाऊंगा कविता जो मैंने लिखी है, कभी 2019 में लिखी थी जब बीजेपी सेकंड टाइम पे आई थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जब फणीश्वर नाथ रेणु का मेला चल था भाई, जो जिसकी प्रेमचंद की सोजे वतन है, अच्छा प्रताप नाम का पत्र वो था, समाचार पत्र था, अंग्रेजों के जमाने में वो जब्त हुए थे। मैं सच्चाई बताऊं आपको, मेरे ताऊ जी हैं रणवीर सिंह बाली, उन्होंने अखबार चलाया राष्ट्र निर्माण के नाम से, और वो अखबार मतलब रजिस्टर्ड था, RNI नंबर और सारी चीजें थी, पाक्षिक अखबार था। जब 2016 में नोटबंदी हुई, उस समय हम और आप जो है शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे। हाँ 2016 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे। तो नोटबंदी हुई तो उन्होंने ना एक आर्टिकल लिखा फ्रंट पेज पे कि नोटबंदी देश के इतिहास पर काला अध्याय, ये हेडलाइन थी। 2016 से 2026 आने को 10 साल हो गए, हमारा अखबार दोबारा चालू नहीं हुआ। यही तो बात है ना कि देखो पता है क्या, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, लोग भी तो नहीं देखना चाहते ना वो चीजों को। जैसे कि अगर आप सच बता रहे हो तो लोग भी नहीं सुनना चाहते। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई अपने चैनल पे जो बिहार की राजनीति पे है। उस समय पे देखो बिहार की अभी इलेक्शन है, तो मैंने उस वीडियो का टाइटल यही था कि बिहार की राजनीति से जो स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे जो है वो गायब है। लेकिन वो वीडियो आप नहीं मानोगे सिर्फ 70 लोगों ने देखी। अब आप देखो ना कि लोग भी ये चीजें नहीं देखना चाहते कि भाई अगर कोई सच्चाई कह रहा है, देखो रीलें बहुत सारी है, उनको हम स्क्रॉल करते रहते हैं। पतली कमरिया मोरी आया है, चलो आपका चैनल टॉप में जाएगा। तो सच्चाई लोग भी तो नहीं देखना चाहते ना। आज के टाइम पे ऐसा ही है कि देखो जो अब हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं साहित्य से थोड़ा हटकर, जैसे संगीतकार है। अब संगीतकारों को बोला जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों गा रहे हो, गन कल्चर पे क्यों गा रहे हो, बोलते हैं। लेकिन सुनना तो लोग वही चाहते हैं ना, वो अपनी रोजी रोटी भी तो चलाएगा, जो लोग सुनना चाहेंगे उसी को तो सुनाएगा वो। अब संगीत की अगर हम बात करें मनदीप भाई, तो देखो वही जो हमारे लिरिक्स लिख रहे हैं जो लोग, गाने लिख रहे हैं जो लोग, उनको पता है कि भाई लोग क्या सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी कई गाने ऐसे होते हैं जो सालों पहले रिलीज हुए होंगे, आज भी लोग सुन रहे हो। वो जैसे
2011-12 में आया था शायद, बोल तेरे मीठे मीठे। हाँ, बोल तेरे मीठे। वो आज भी सुना जा रहा है। जगवीर राठी अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। देखो कुछ गाने तो हैं, हाँ। लेकिन आज के टाइम में जो देखना चाहते हैं ना, तो देखो सिनेमा वही चीज परोसेगा जहां से उसको आवाबाजी जी, बंदूक, गाड़ी, चोरी। हाँ, ये 3-4 चीजें जो हाँ, ये टॉपिक पूरा है। फ्रंट पे चल रही है आज के टाइम पे, और कोई इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहता। देखो कोई रोजगार का, अगर युवाई की बात करते हैं हम लोग, आज के टाइम पर जब बीजेपी आई थी 2024 में, हाँ, अभी जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा विधानसभा के, उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम आते ही 2 लाख के आसपास रोजगार देंगे। अब सीईटी को हुए भी बहुत टाइम हो गया। चाहे विपक्ष भी है, देखो आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर हम लोग विपक्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि मर ही चुका है, विपक्ष तो है ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे जो नेता है वो सिर्फ शेर शायरी और चुटकुले सुनाकर घर वापिस आ जाते हैं। अब मुद्दे कौन उठाएगा? पत्रकार रहे नहीं। कितने पत्रकार ऐसे हैं जो ये मुद्दे उठा सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो भाई, अगर पत्रकारों की मैं बात करूं तो पत्रकारिता में इतनी ताकत है। आज बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल, ये सारे इसी कारण है चैनल। तो वो चीजें तो है, सवाल पर पत्रकार देखो हरे पांचों उंगली कभी एक सी नहीं होती है, कुछ हैं, लेकिन उनके साथ भी हुआ क्या? आप बहुत सारे पत्रकारों का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसने भी आवाज उठाई या फिर प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके आवाज उठाने के कुछ दिन बाद उसकी ऐसी डेथ मिली कि किसी की प्राकृतिक कह दिया। चाहे आप वो क्या नाम था जिन्होंने राम रहीम का केस के बारे में लिखा था, हाँ नाम मेरे को ध्यान नहीं है। और वहीं अब मनीषा कांड में देख लो पत्रकारों के साथ क्या हुआ, गौरी लंकेश को देख लो। एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल है ना, कि ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मानते हैं मीडिया को, लेकिन वो स्तंभ भी जब गिर गया तो फिर आगे आवाज जो लोगों की वो उठाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर पैदा होता है कि भाई अब मीडिया नहीं रहा। देखो तीनों नौकरशाही, न्याय व्यवस्था और जो हमारी विधान पालिका सारी एक जैसी हो चुकी है। अब कोई है नहीं कहने सुनने वाला, तो उनको कहेगा कौन? एक जब राजनीति की बात आ गई तो एक है ना काशीराम नाम के नेता हुए हैं। हाँ, काशीराम बड़े अपने टाइम के बड़े खुद मतलब दिग्गज नेता हुए हैं। हाँ। उन्होंने एक बात कही थी कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। हाँ। और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही कि भाई हाँ ऐसी सरकार हो कि भाई हम मिलजुल के काम कर ले, ज्यादा टाइम करे तो टांग खींच लो बस। और अब ये मान लो जैसे अभी बीजेपी सरकार है और पूर्ण बहुमत से आई है। नहीं देखो कांग्रेस तो इनको कहने का नहीं, कहने वाला कौन है इनको? मेरा कहना ये है भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम है सरकार से सवाल करना। जैसे रवीश कुमार कहते हैं ना, भाई मैं तो कांग्रेस सरकार थी तब भी सवाल करता था, आज भी बीजेपी आई अब भी करूंगा, आगे और कोई आएगा तब भी सवाल करूंगा। तो मेरा काम सवाल करना है, मैं सवाल करूंगा, और यही काम एक पत्रकार का। चलो राजनीति की तो बहुत बात है ये तो मुद्दा चलता ही रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारी चीजें हैं कहीं। चलो हम वापस आते हैं अपने साहित्य के ऊपर। तो साहित्य अपनी कविताओं और साहित्य के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश मंदी भाई ये होता है कि मोस्टली कि भाई समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, हाँ, से कितनी खासकर जिन जो है ना कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, उनके ऊपर प्रहार करना मेरा मतलब मेन मकसद रहा है। कि भाई ये चाहे आप मान लो शिक्षा को लेकर लगा लीजिए या समाज में कुछ कुरीतियों को लेकर लगा लीजिए, इनको ना मेरा यही रहा कि भाई ये दूर होने चाहिए समाज से। और मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी गजलों के माध्यम से भी, और मेरी जो किताब मैंने पहले भी जिक्र किया अधूरा सच, और जो खामोश आवाज़ें साहित्य अकादमी के लिए नामांकित हुई थी, उसमें भी मतलब एक महिला के ऊपर जितनी बाउंडेशन होती है, जितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसके बहुत अगर शहर की मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन गांव में आज भी है वो चीज। मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी शादी हुई तो मेरे घर में ना पहली जो कहा सुनी थोड़ी सी हुई वो इसी चीज को लेकर हुई थी। मैं मतलब मेरी पत्नी को कहा कि घूंघट करो। मैंने उनसे पूछा कि भाई घूंघट करना है या नहीं करना? उन्होंने वो बोली नहीं करना। मगर ठीक है, अब तेरे से कोई घूंघट नहीं करा सकता। नहीं देखो, जब तक पति को पति का साथ मिलता रहेगा तो समाज कुछ ऐसी तरह की चीजें, जैसे एक मतलब मैंने कविता लिखी थी इस चीज को लेकर, नारी नहीं है बेचारी करके शीर्षक था, कि भाई आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में बाद में उसे पीछे नहीं है, लेकिन नारी नहीं है बेचारी,
कि आज अगर मैं कुश्ती की बात करूं, गीता, बबीता, साक्षी, अमित अमित, अंतिम पंगाल, इतने बड़े बड़े नाम हैं। खेल कूद की बात करो, महिलाओं की क्रिकेट टीम हमारी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इतने बड़े बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं कि भाई महिलाओं को हम नहीं कम नहीं आंक सकते। आज अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, टीचिंग की, तो टीचिंग में किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, किसी भी XY आज के टाइम पे लगभग 80 से 90% ही महिलाएं हैं, आपको महिलाएं मिलेंगी। वो रीजन चाहे कुछ भी हो इसके पीछे, उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वहां लगभग 80-90% महिलाएं मिलेंगी। फिर रही बात और समाज की में, और समाज में परंपराओं को भी मानने में महिलाएं सबसे पीछे। तो इसलिए मेरा जो लिखने का रहा है वो उस तरफ रहा है। क्योंकि जब अभी पिछले दिनों एक केस आया था सबरीमाला मंदिर को लेकर, आपने शायद पढ़ा भी होगा। सबरीमाला मंदिर का अब पहली बार परसों माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो परसों गई है वहां मंदिर में। पहली बार कोई महिला, बताया उसमें लिखा हुआ था, पहली बार कोई महिला वहां गई है। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई मतलब महिलाएं इस चीज को मानने में सबसे आगे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जहां आज भी फाउंडेशन है इस चीज को लेकर। बहुत सारी परंपराएं हैं जो महिलाओं के ऊपर ही अलग हुआ। मान लीजिए हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारी क्या पहचान है भाई, हम शादीशुदा हैं? कोई पहचान नहीं। महिला अगर शादीशुदा तो भाई सिंदूर, चुटकी, मंगलसूत्र कंपलसरी उसके लिए। और मैं कई बार अपने बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को भी ये चीज बताता हूँ कि भाई इन चीजों को, मतलब ठीक है भाई, परंपरा एक अलग चीज है, परंपराएं अलग, एक अंधविश्वास एक अलग चीज है। नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, जो मतलब कि मानने वाला है कि वो उस परंपरा को मानेगा या नहीं मानेगा, वो तो उसकी स्वतंत्रता का विषय है कि भाई हम ये चीज मानते हैं। बहुत बार थोप भी दी जाती है। देखो ये तो है ही, आज के टाइम पर भी गांव में बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि आज भी गांव के अंदर बहुत सारी चीजें थोपी जाती है। हाँ, और थोपना गलत है। हाँ, और मेरा गलत है, लेकिन अगर कोई मानना चाहे तो वो माने, वो बिल्कुल स्वतंत्रता का विषय है, उस पर हम लोग टिप्पणी भी नहीं कर सकते। मेरा साहित्य का मेन टॉपिक यही रहा है, धर्म, मतलब धर्म में जो मतलब जितने रूढ़ियां है ना, मेन धर्म भी नहीं कह सकता मैं इसको, जो रूढ़ियां हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कथन आया था कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए। हाँ, और शायद वो पास भी हो गया। तो एक समय था जब महिलाओं की शादी की उम्र 9 साल थी, लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल थी। 9 साल थी। 9 से जब 12 या 13 की गई, तब भी रूढ़िवादी लोगों ने विरोध किया। तो 12-13 से 15-16 की गई, तब भी विरोध किया। 16 से 18 की गई, तब भी विरोध किया। अब 18 से 21 की जा रही है, अब भी विरोध कर रहे हैं। तो जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, वो लोग ही इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। हम और आप या जो पढ़े लिखा, मतलब जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो शिक्षित वर्ग है, वो इनको, मतलब अगर युवा शिक्षित होंगे तो ये खत्म हो सकती है। और मेरा साहित्य में यही है मेरा कि भाई हाँ, इस चीज पे फोकस करके लिखा जाए। मतलब और ये भी आपने, जैसे हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि गन कल्चर, हाँ, गन कल्चर या इस तरह के लोग सुनना चाहते हैं। मेरी कविताएं इन ऐसे विषयों पर नहीं रही, और शायद यही कारण है कि भाई मैं इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। नहीं, देखो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं बहुत सारी कविताएं होती है जो धोखा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि युवाओं को, देखो वो कुछ संदेश तो देना नहीं चाहते, लेकिन संदेश ना देकर वो उनको बल्कि दूसरी बरगला रहे हैं, लेके जाना। ऐसे आप कवियों को क्या कहना चाहोगे? भाई वो उनको एक ही मैसेज, लिखना छोड़ दो, या तो लिखना छोड़ दो या पढ़ना शुरू करो। दो में से एक काम तो होगा। क्योंकि अगर वो चीजें आप अगर समाज के सामने पेश करें, वो 2-4 साल 2-4 दिन टिकेगी। हाँ, उसके बाद देखो बहुत सारी चीजें हमने भी देखे, यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे ऐसे आए थे जो बहुत ज्यादा मतलब कि एक समय वल्गर थे, लेकिन उसके बाद वो एकदम से डाउन मारे गए। और जो मतलब कि देखो, अगर हम लोग अपनी बात अच्छे ढंग से और सभ्य तरीके से नहीं रख पा रहे, जब तक हम सभ्य तरीके से नहीं रख पा रहे, तो हम लोग या तो सभ्य कहलाने के लायक ही नहीं है। और आपको मान लो कि किसी के प्रति एग्रेशन भी दिखाना है, तो आप उसको गाली ना देकर आप अपनी बात को सभ्य तरीके से हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब बहुत सारे लेखक हैं जो मतलब है ना, गानों में, कविताओं में गालियों का प्रयोग करते हैं। हाँ, और बहुत सारे लेखक मैंने पढ़े हैं, जैसे एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हुए हैं। मैंने जब उनकी किताब पढ़ी जूठन, मैं कह रहा हूँ हर बंदे को पढ़नी चाहिए। उसने अंदर तक हिला दिया, गालियां उसमें लिखी हुई थी, लेकिन वो गालियां जो उनके उस समय उन्होंने, उनके हेडमास्टर ने उनको दी, वो एज इट इज रिप्रेजेंट कर रखी।
अब एक मैंने पहले भी जिक्र किया, कपिल भाई हाँ मेरे सीनियर थे, उनकी कविताएं मैं पढ़ता हूँ, तो उन है ना जो मतलब एक तरह से महिलाओं के ऊपर जो बात की गई है, टिप्पणी की गई, तो वो भी मतलब महिलाओं के, और एक तरह से कहते हैं ना कि प्रगतिशील कवि के रूप में है वो, तो महिलाओं के जो ऊपर वो बात करते हैं, तो जो हमारा देखने का मतलब समाज को, बहुत सारे लोगों का देखने का नजरिया है महिलाओं को, वो इस बारे में बात करते हैं कि भाई एक महिलाओं के कोई विशेष अंग, उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन शब्दों से जो खेलना है ना, वो आना जरूरी है। हाँ, वो आना जरूरी है। नहीं तो वो कहते हैं ना, जब नहीं, महिला, वही तो बात है ना, हाँ, आप अपनी गलत बात को भी सभ्य सही, तरीके से कह हाँ, सकते हो। मतलब कोई औरत है, वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, वो अश्लीलता है या नहीं है? नहीं है। लेकिन कोई महिला बिना किसी कारण वो अंग प्रदर्शन कर रही है, तो वो क्या है? वो अश्लीलता मिलता है। है। तो जो कपिल भाई का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने ना जो जैसे मान लीजिए स्तनपान के जिक्र है, या और इस तरह के महिलाओं का के बारे में बात हो रही है, तो वो बड़े सभ्य तरीके से बात करते हैं। जैसे राहत इंदौरी का है ना, कि मेरे को एक गजल याद आती है, 4 लाइनें, कि मुंह तो खोल, अच्छा, नजर तो मिला, हाँ, नजर तो मिला, जवाब तो दे। हाँ। मुंह तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूं, कोई हिसाब तो दे। तो दे। और इसमें देखो अभी अगली जो लाइन है, उसमें कहता है कि तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव बहुत, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव बहुत, मैं इसको कैसे पढूं, कोई किताब तो दे। तो महिला के शरीर के बारे में बात हो रही है ना, हाँ, लेकिन आपको लगता है इस गजल में इस कहीं गजल में अश्लीलता होगी? हाँ। ये नहीं, चीज वही तो है, बात है ना हाँ। यहाँ पर। या तो लिखना देखो, छोड़ दो या पढ़ना शुरू करो। अब मान लो कि हम लोग जैसे देखो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लोग समाज, देखो साहित्य जो है, समाज या का आईना है, आप लोग बोल हाँ। सकते हैं कि हम लोग मूवी वगैरह बोल सकते हैं, ये देखो समाज का आईना होते हाँ, हैं। ये वहीं से जैसा, कहानियां मिलती है। या आप हम लोग गाने भी बोल सकते हैं, सॉन्ग्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। जैसा इनमें दिखाएंगे, देखो लोग, बच्चे जो है वो वैसे ही सीखेंगे। हाँ, हमारी देखो मेरे यहाँ पर एक बच्चे की मेरे को याद आ गई, शायद लड़की थी 5 या 6 साल की। तो वो आती है, वो कहती है कि चाचू चाचू, माँ बेटा मेरे को है ना उस गाने पे डांस करना है। माँ कौन से वाले पे बेटा? वे रोहतक वाला जो अमित सानी का चला हुआ है। हाँ, कि बेटा इस पे क्यों करना है, ये कहाँ से सुना? हाँ। बेटा वो बोले, चाचू चाचू मैंने वहां पर मतलब कि इसमें देखा था, टीवी पे आया हुआ, मेरे को वहां से याद है। देखो बच्चे की कितनी मेमोरी है। अगर वही चीज देखो, आज के टाइम पे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, फोन का यूज ज्यादा कर रहा है। ये आजकल मतलब कि बहुत सारा कॉमन सा आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स का सवाल है। अरे जब आप लोग ऐसा ही करते बच्चे को दिखोगे, तो वही चीज तो सीखेगा। अगर बच्चे को आप किताब पढ़ते हुए दिखोगे तो किताब पढ़ेगा, अगर बच्चे को आप और काम करते हुए दिखोगे तो वो वही काम करेगा। ये बच्चा देखो, एक आप बोल सकते हो कि सीखने की प्रोसेस में आप जैसा उसको सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। मेरा बेटा मतलब भाई 4 साल का हो गया। अब बाई चांस घर का माहौल हमारा ऐसा है कि शाम जैसे ही 7-8 बजते खाना वगैरह खा के, मैं मतलब मेरी घरवाली है, बीएड कर रही है, मैं टीचिंग में हूँ, छोटा भाई वो भी टीचिंग में है। हाँ। तो घर का माहौल यही है, कॉपी किताब, वो कंपटीशन करता हमारे साथ कि पापा मैं आपको हराऊंगा, मैं अपना होमवर्क पहले करूंगा। अच्छा, वो कई बार लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी में भी देखता है उसके और जो अपने पड़ोस के चाचा हैं, वो भी पढ़ते हुए मिलते हैं, तो वही अपनी किताबों को इधर उधर, तो बच्चे को हम जैसा माहौल देंगे ना, वही तो बात है ना वही कि चीज देखो, सीखेगा। हम चाहते, हम तो देखो अपनी पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम जो चाहे मन में आए वो करें, और वही चीजें हम बच्चे के सामने भी करते हैं। फिर बच्चा सीखेगा क्या? वही चीजें बच्चा सीखेगा। वही चीज, अगर आप उसको गलत डायरेक्शन दोगे या गलत चीज सिखाओगे या गलत मार्गदर्शन दोगे, तो वो गलत चीज सीखेगा। अगर हम उसको पढ़ते हुए मिलेंगे तो पढ़ना सीखेगा। ये चीज तो है मंदिर में। और अरविंद जी, अगला जो मेरा सवाल है ये है कि आपने जो गौतम बेंदी जो आप पीछे लगाते हो अपने नेम के, जो सरनेम लगाते हैं, वो आपका गोत्र है या फिर कोई इसका और कारण है? ना तो मतलब गौतम मेरा सरनेम है, ना बेंदी मेरा सरनेम है, मेरा सरनेम है सिंगल। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जैसे आपको पता ही है कि मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, हाँ। तो इसलिए गौतम लगाया है। बात रही बेंदी की, वो है ना, मेरा नाम अरविंद है, और घर वाले कहते, वो तो निक नेम आ जाता है, घर वाले कहते हैं बंदेल। जैसे बंदेल। हाँ, आप जैसे दोस्त हैं उनको वो चीज पसंद नहीं आई, वो बेंदी बेंदी करने लगे। पहले मेरे को इस चीज से चिड़न होती थी, अच्छा नाम अरविंद मेरा, बंदेल भी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर
फिर मैंने इसी को यूज कर लिया कि ये अच्छा। मतलब बाहर लेखक वो माइंड में नहीं था कभी भी कि मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन फिर दोस्त यही बेंदी बेंदी करते रहे तो मैं कहा भाई ठीक है इसी को यूज कर ले। अच्छा, तो ऐसे साहित्यिक नाम अरविंद गौतम बेंदी है, वैसे डॉक्यूमेंट्स में अरविंद सिंगल है। अच्छा अच्छा। हाँ ना, इस नाम के पीछे ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं है, बट नहीं, ठीक है। कुछ होता है ना, जैसे कि साहित्यकार कुछ बात को अपनी रखने के लिए मतलब कि नाम का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं हाँ जिन्होंने पीछे अपना हाँ, मतलब जैसे अपना अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं, उनका असली नाम है गोसाई दत्त। मैं उसके क्या नाम, राहुल साकरत्यान थे या पता नहीं, बंदन दानंद कौशल्यान, उनका भी नाम दूसरा था, उन्होंने बाद में नाम चेंज किया। नहीं, धर्म को फॉलो करने के कारण या बुद्ध को फॉलो करने के कारण गौतम लगा दिया, और दोस्तों ने दिया नाम बेंदी, अच्छा लगा क्योंकि भाई दोस्त मेरे अच्छे रहे, सही में अच्छे रहे सारे के सारे। जब आप अपनी कविताओं को पढ़ते हैं तो उसमें श्रोताओं का कितना महत्व होता है? मैं पढ़ता हूँ या श्रोता पढ़ते हैं? नहीं, आप अपनी कविताओं को जब मतलब कि पढ़ते हो या फिर सुनाते हो तो उसमें जो श्रोता होते हैं उनका कितना रोल होता है? जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक नहीं लगता कि कविता में कोई जान है। कई बहुत सारी, एक जैसे मैंने वो पहली जो गजल सुनाई थी एक, कि मुझे आजकल तन्हाई अच्छी लगती है, हाँ। वो पहली बार रिकॉर्ड हुई थी दिल्ली में, लफ्ज स्टूडियो करके था कोई। वहां जब वो कविता रिकॉर्ड हुई तो ना बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई थी, वहां जितने भी मौजूद लोग थे। तब मेरे को ये लगा कि भाई हाँ तू अच्छा लिख सकता है। और अब आजकल जो मैं लिख रहा हूँ, आजकल की जो कविताएं उनको जो मैं पढ़ता हूँ खुद को, ये कई बार मैं खुद सोचता हूँ यार मैंने लिखी है, मतलब पढ़ा है तो कुछ अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छा लिखा भी जा रहा है। हाँ। नहीं, जब हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा हाँ, सुनेंगे हाँ। तभी अच्छा लिखेंगे ना। जब हम गंदा सुनेंगे तो गंदा, पढ़ेंगे तो वो गंदा ही लिखेंगे। वो हमारे यहाँ कहावत भी तो है, बटोड़े मत तो गोसे गुस्से निकलेंगे। निकलेंगे, हाँ। ठीक। तो आप कोई कविता हमारे दर्शकों को पूरी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल मनदीप भाई, जैसे एक अभी लिखी थी थोड़े दिन पहले कि बढ़ती हुई उम्र, हम और आप जैसे लोगों के लिए यही है कि बढ़ती हुई उम्र हाथ से। एक मिनट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते भी चलना कि मतलब कि इसका अर्थ क्या है। इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, आसान भाषा में है कि बढ़ती हुई उम्र हाथों से खिलौना छीन लेती है। बढ़ती हुई उम्र हाथों से खिलौना छीन लेती है, और कंधे पर आई जिम्मेदारी सपना छीन लेती है। कंधे पर आई जिम्मेवारी सपना छीन लेती है। सच्चाई हो रही तो। बिल्कुल। और कमाने की जद में, यानी कमाने के लिए, कमाने की जद में घर में नहीं रह पाता अब, कमाने की जद में घर में नहीं रह पाता अब, कुछ ख्वाहिशें नींद और सपना छीन लेती है। भागदौड़ में चल रही है जिंदगी। और ये हमारे यदुवंशी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बहुत पसंद आई थी ये लाइन कि अब कंगन झुमके चूड़ा भी नहीं बा रहे, अब कंगन झुमके चूड़ा भी नहीं बा रहे, बालों में आई चांदी जिस्म से गहना छीन लेती है। बुढ़ापे में कौन गहने पहनता है? सही बात है, बिल्कुल। और अब एक लाइन है कि ये आज के मतलब माहौल पर कि आ पास मेरे बैठ तुझको भी समझाऊं मैं, आप आ पास मेरे बैठ तुझको भी समझाऊं मैं, बंटवारे की दीवारें घर का अंगना छीन लेती है। क्या बात है कि भाई तो यही कह रहा था मैं कि भाई मेरे जो लिखना है वो यही है। और एक छोटी सी रचना और मैं पढ़ना चाहूंगा कि, और ये भी आज के जो माहौल है इसके ऊपर है कि इस दुनिया की निगाह में हमने किया कुछ भी नहीं, इस दुनिया की निगाह में हमने कुछ किया, इस दुनिया की निगाह में हमने किया कुछ भी नहीं, किया बहुत कुछ पर मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। किया बहुत कुछ पर मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, और अब तूफान और जलजले कुछ ना बिगाड़ सके तो, जब तूफान और जलजले कुछ ना बिगाड़ सके तो बिगाड़े की क्या हमारा ये दुनिया ये हवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। ये है कुछ 4-5 लाइनें। और एक ये बड़ी शानदार है मुझे याद है कि सांझ होते होते सिमट जाऊं। अच्छा, सांझ होते होते सिमट जाऊं, सांझ होते होते सिमट जाऊं, ऐसी तस्वीर कर दे, ऐसी तस्वीर कर दे, कुछ मत कर ऐ मेरे मौला, मुझे फकीर कर दे।
क्या बात है, क्या। या तो छिपा दे, या तो सॉरी, या तो मिटा दे या छिपा दे मुझे कहीं उसके हाथों की लकीरों में, छिपा दे मुझको कहीं उसके हाथों की लकीरों में, उसका ही रहूं सारी उम्र, ऐसी मेरी तकदीर कर दे। क्या बात। और एक लास्ट में कहता है कि तेरा नाम लिखूं तो गजल बने, तेरा नाम लिखूं तो गजल बने, और याद करूं तो गीत, संभल जा कहीं उसकी यादें ना तुझे मीर कर दे। मीर हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़े गजलकार हुए। गजलकार। हाँ।